Hello everyone. So in today's video we are going to look at the proof of fundamental theorem of arithmetic. So first we will look at the statement of the theorem. So it states that every integer greater than 1 is a prime or a product of primes. This product is unique except for the order in which the factors appear. That is, if n is equal to p1 p2 dash dash pr and n is equal to q1 q2 dash dash qs, where the p's and q's are primes, then r is equal to s. And after renumbering the q's, we have pi is equal to qi for all i. तो ये थ्योरम हमें बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो या तो एक प्राइम नंबर होगा या फिर हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास टू जो है वो एक प्राइम नंबर है, थ्री भी हमारे पास प्राइम है, फोर हमारा प्राइम नहीं है लेकिन उसको हम टू इंटू टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से 26, तो उसको हम लिख सकते हैं टू इंटू थर्टीन। यहाँ पे टू और थर्टीन जो है दोनों प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही हम हमारे पास कोई भी नंबर है वो या तो प्राइम होगा या फिर हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाट द थ्योरम स्टेट्स। तो हम इसे बहुत बार यूज़ कर चुके हैं स्कूल टाइम पे भी। हमें एलसीएम निकालना होता था या फिर हमें एचसीएफ निकालना होता था। फॉर एग्जांपल से मुझे 12 का और 6 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते थे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री, और 6 को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री। तो यहाँ से हम एलसीएम फाइंड आउट करते थे, तो एलसीएम हो जाता था 6। यहाँ पे हम हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, बट हमें कैसे पता कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये एग्जिस्ट भी करती है। तो दैट्स व्हाट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गिव्स अस, कि हाँ कोई भी नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगी। तो वही आज हमें प्रूव करना है। हम इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। फर्स्ट होता है लाइक नॉर्मल इंडक्शन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसे वीक फॉर्म ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं। देन देर इज़ अनदर टाइप ऑफ इंडक्शन विच इज़ नोन एज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंडक्शन। तो उसमें क्या होता है कि इंडक्शन में तो क्या होता है कि हम एक बेस केस के लिए किसी चीज़ को प्रूव करते हैं और फिर हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो एन के लिए ट्रू है, और फिर हम उसका यूज़ करके प्रूव करते हैं कि वो n+1 के लिए भी ट्रू है, और फिर उससे हमें मिल जाता है कि वो सभी n के लिए ट्रू है। ये होती थी हमारे पास वीक फॉर्म ऑफ इंडक्शन। दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंडक्शन। उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, उसमें हमारे पास बेस केस तो होता ही है, से बेस केस हमारे पास n=1 है। फिर हम एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो 1 से लेके और n तक ट्रू है। बेस केस के लिए तो ट्रू होगी, बट n और 1 के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उन सब के लिए वो ट्रू है। और इस एजम्पशन का यूज़ करके फिर हम प्रूव करते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो n के लिए भी ट्रू है। तो उससे हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि वो सभी n के लिए ट्रू है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल इन दिस प्रूफ, बट जस्ट फॉर एन ओवरव्यू कि हम यहाँ पे नॉर्मल इंडक्शन यूज़ नहीं कर रहे, वीक फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे, हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंडक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। Yeah, so we will start the proof now. Let S be the set of integers greater than 1. S be the integers greater than 1 that are primes or product of primes. We will use strong form of induction starting with a is equal to 2। सो हमारा जो बेस केस है हम उसको 2 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में ही बोला गया है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 से बड़ा जो हमारे पास इंटीजर है वो 2 है सबसे पहले, तो हमने उसको अपना बेस केस कंसिडर कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम बेस केस के लिए शो करेंगे कि ये चीज़ ट्रू है।
अब 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली वो सेट एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो एस है वो सेट है इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 जो या तो प्राइम हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो. सो क्लियरली 2 belongs to S because 2 is a prime number. 2 is a prime. अब हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होगी. जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंडक्शन में हमारे पास डिफरेंट हाइपोथेसिस होती है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे. Assume that for some integer n, for some integer n, the set S contains all integers k such that k is between 2 and n including 2. Now we must show that n belongs to S. N belongs to S. अब हमारे पास आता है इंडक्टिव स्टेप. We need to consider two cases here. So there are two cases to consider. For n. अब हमारे पास n के लिए दो चॉइसेस हो सकती है. पहला कि वो प्राइम हो, दूसरा कि वो प्राइम ना हो. सो जो फर्स्ट केस होगा उसमें हमारे पास होगा इफ n इज प्राइम. अगर n हमारे पास प्राइम है तो ऑब्वियसली वो सेट s में बिलोंग करेगा. दूसरा केस होगा कि जो n है वो प्राइम नहीं है. If n is not prime, then n can be written as a product. Be written as a product. n is equal to ab. हमें पता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास प्राइम नहीं है तो उसके कुछ ना कुछ डिवाइजर्स होंगे वन और खुद के अलावा. सो जो n है उसको हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ए बी वेयर एंड बी इज बिटवीन 1 एंड n. तो हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो n है वो एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो उसके ऑब्वियसली वन और खुद के अलावा कुछ ना कुछ डिविजर्स होंगे, तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं. अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे है ए और बी, ये अभी हमें नहीं पता वो प्राइम है या नहीं है, बट हम उसे एज अ प्रोडक्ट ज़रूर लिख सकते हैं, और वो जो ए और बी नंबर्स होंगे वो 1 और n के बीच में ही होंगे. बट अकॉर्डिंग टू अवर inductive hypothesis, both A and B belong to S.
because हमने अपनी इंडक्टिव हाइपोथेसिस में बोला था कि जो भी हमारे पास कंडीशन है सेट एस में होने के लिए कि या तो वो प्राइम हो या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो, वो सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू होगी जब तक वो n से छोटे हैं। तो उसी का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अवर इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोथ a एंड b बिलोंग टू s बिकॉज a एंड b आर बिटवीन 1 एंड n। सिंस a b belongs to s, each of them is either a prime or a product of primes. Therefore, n is equal to ab is also a product of primes. अब हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो n होगा वो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। बट देर इज़ अनदर पार्ट इन अवर थ्योरम कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ये यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं तो वो बराबर ही होंगी। टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं बट दोनों जो फैक्टराइजेशंस होंगी वो सेम होंगी। तो अब हमें यूनिकनेस पार्ट जो है उसको प्रूव करना है विद दिस existence part of the theorem is proved. Now we will prove the uniqueness part. Suppose an integer n greater than 1 has two prime factorizations. N is equal to p1, p2, pk, which is also equal to q1, q2, qm, where pi and qj are all primes. Now, since p1 divides p1, p2, pk, it also divides the other prime factorization q1, q2, qm। बट यहाँ पे Q1 Q2 और अप टू QM जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वहाँ पे सारे टर्म्स जो है वो प्राइम्स हैं और जो P1 है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाय यूक्लिड्स लेमा इफ अ प्राइम P divides AB then P divides A और P divides B। तो हम इसी को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक्सटेंडिंग दिस
P1 must divide some Qj. Divide some Qj in the second product. Now because Qj is a prime, its only divisors are 1 and itself. बट P1 जो है वो एक प्राइम है तो ऑब्वियसली वो 1 से तो बड़ा होगा. सिंस P1 इज ग्रेटर देन 1 तो P1 के पास अब एक ही चॉइस रह गई कि P1 जो होगा वो Qj होगा फॉर सम j हियर. तो हम इस तरह से कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर P1 Qj के बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं. वी कैंसिल P1 from LHS and Qj from RHS. अगर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे बाकी प्राइम्स के लिए P2 P3 के लिए तो एंडिंग में हमारे पास क्या बचेगा. रिपीटिंग दिस प्रोसेस for P2 P3 up to Pk, each Pi is paired with and cancelled by a corresponding Qj. If K is less than M, K हमारे पास है कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो हमारे पास फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में है और M है हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइम्स हमारे पास सेकंड वाले प्रोडक्ट में है. सो इफ K इज लेस देन M we would eventually reach one equal to Q K plus 1 up to Qm, which is impossible as primes are greater than 1. Thus K is equal to M and the set of primes P1 P2 up to Pk is identical to Q1 Q2 up to Qm. सो ये हमें प्रूव करना था कि ये दोनों जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही है as k is equal to m. So with this our proof is complete. So let's look at it one more time कि हमने क्या क्या किया है. So we have considered a set S which is a set of all integers greater than 1 that are primes or product of primes. So यहाँ पे
इसको प्रूव करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंडक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा बेस केस 2 है। सो बेस केस इज़ ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज जो 2 है हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो वो सेट एस में बिलोंग करेगा। फिर उसके बाद हमने एज्यूम किया है कि एज्यूम दैट फॉर सम इंटीजर एन द सेट एस कंटेन्स ऑल इंटीजर्स के सच दैट k is between 2 and n, we must show that n belongs to s। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास n से छोटे नंबर्स हैं और 2 से बड़े नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो हमारे पास सेट s में बिलोंग कर रहे हैं। अब इसी का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि जो n है वो भी सेट s में बिलोंग कर रहा है। सो हमारे पास दो केसेस होंगे यहाँ पे। पहला तो ये कि जो n है वो खुद एक प्राइम नंबर है या फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर है तो वो सेट s में ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, बट अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ए बी। वो जो ए बी होंगे वो एन से छोटे होंगे और वन से बड़े होंगे। यहाँ पे अभी हमने ये नहीं बोला है इस स्टेप तक कि ए बी हमारे पास प्राइम्स होंगे। ए बी कुछ भी हो सकता है, बट वो एन से छोटे होंगे और वन से बड़े होंगे। लेकिन हमारे इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलती है कि अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर है जो कि एन से छोटा है और वन से बड़ा है, तो वो सेट एस में बिलोंग कर रहा है। सो बाय दैट हाइपोथेसिस ए एंड बी जो हैं वो हमारे सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं। अब सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ईच ऑफ देम इज़ ईदर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इससे हमें पता चला कि जो एन इज इक्वल टू ए बी है वो भी एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था कि जो एन है वो सेट एस में बिलोंग करता है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। इसके साथ हमारा एग्जिस्टेंस पार्ट तो प्रूफ हो गया थ्योरम का कि जो एन होगा वो या तो प्राइम होगा या फिर एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। तो वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो यूनिक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो सपोज एन इंटीजर एन ग्रेटर देन वन हैज़ टू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने टू प्राइम फैक्टराइजेशंस में उसको लिख लिया कि n इज इक्वल टू p1 p2 अप टू pk एंड इज ऑल्सो इक्वल टू q1 q2 अप टू qm where pi and qj are all primes. Now since p1 divides the product p1 p2 up to pk, p1 also divides the another product that we have which is q1 q2 up to qm. यहाँ पे हमें यूक्लिड्स लेमा से पता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम p है जो किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो या तो p a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। अगर हम यूक्लिड्स लेमा को ही और एक्सटेंड करें तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि p1 मस्ट डिवाइड सम qj इन द सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिकॉज qj इज़ अ प्राइम, qj भी हमारे पास एक प्राइम नंबर होगा। इट्स ओनली डिविजर्स आर वन एंड इट सेल्फ, तो या तो वो वन हो सकता है या फिर वो qj खुद हो सकता है। बट सिंस p1 इज़ ग्रेटर देन वन बीइंग अ प्राइम, सो p1 हैज़ टू बी इक्वल टू qj। तो हम यहाँ पे p1 को लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं p1 को, और यहाँ पे कोई भी qj होगा जिससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। एंड इफ वी रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर p2 p3 अप टू pk, ईच pi इज पेयर्ड विद एंड कैंसल्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग qj। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते रहेंगे, अगर k जो है वो m से छोटा हुआ तो मतलब जो हमारे पास p हैं अगर वो कम हुए और q ज़्यादा हुए तो क्या होगा? तो we would eventually reach a situation where we get 1 is equal to q k plus 1 up to qm, which is impossible as primes are greater than 1। यहाँ पे जो q k plus 1 और up to qm है ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सब 1 से बड़े होंगे। एटलीस्ट वो 2 तो होंगे और उनका प्रोडक्ट कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस k is equal to m and the set of primes p1 p2 up to pk is identical to q1 q2 up to qm. So with this our proof is complete, including both existence part and uniqueness part. That's all for this video. Thank you.